हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेशली फोकस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक देखा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे घर से बनाने के लिए, कुछ लोगों ने बना के सेंड किया है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को सेंड नहीं करना है, बाकी जितने लोगों का रह गया वो लोग भी सेंड कीजिएगा बनाकर, क्योंकि अभी तक आपका होमवर्क वही है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ तक कवर किया हुआ है। अब आज हम लोग फिर से एक बार अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि लेक्चर नंबर शायद 9 में हमने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को समझने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा था। तो आज का लेक्चर बेसिकली हम फोकस करेंगे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे टाइप 1 या टाइप 2 स्टेज में, वो सीखेंगे। और अगर टाइम रहा तो हम लोग आगे चल करके इसी वीडियो लेक्चर में उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समझना, देखो पिछला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक था, इसीलिए थोड़ी परेशानी हो रही थी, सभी को होता है, लेकिन उसको फिर से हम और ईजी तरीके से और उसको आसान करके आज समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात तो सभी को पता है कि अगर कहीं पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो, मान लो ये चार्ज प्रेजेंट +Q, कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, सबको पता है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। इसको लेकर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है तो अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखेगा। क्या ये एरो से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किए हैं। अब मान लीजिए मेरे पास में एक चार्ज है, उसने अपने अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करके रखा हुआ है और हमसे पूछा जाए कि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लाकर एक सरफेस एरिया रख देते हैं। समझना अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है, ये एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मान लीजिए कोई कहे कि आप इस फील्ड लाइन में एक एरिया लाकर प्लेस कर दो। ठीक है, एरिया के बारे में हमने आपको बताया था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन उस पर नॉर्मल ड्रॉ करके देखा जाता है। ठीक है, अब एरिया कैसा एरिया है भाई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरिया यानी कि ओपन एरिया की। उसके लिए हमने आपको एग्जांपल दिया था एक प्लेन शीट का। देखो ये विड्थ है, लेंथ है, मतलब ये 2 डायमेंशनल एरिया है। 2 डायमेंशन कहने का मतलब ये ओपन एरिया है। अगर मान लीजिए हम एक क्यूब ले लें तो वो 3 डायमेंशनल एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि उसमें लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा, तो उसको हम लोग क्लोज्ड सरफेस एरिया कहेंगे। तो अभी हम क्लोज्ड सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, आपको हम समझाएंगे ओपन में और क्लोज में कहाँ क्या आपको कैसे यूज करना। तो जैसे मान लो अगर कोई हमसे कहे कि हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर में ये सरफेस एरिया ला के ऐसे डाल दिया, कोई कहे ऐसे डाल दिया, कोई कहे ऐसे डाल दिया, कोई कहे कुछ एंगल बनाकर डाल दिया। ठीक है, यानी बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया को प्लेस कर दिया गया। अब वो एरिया किसी भी तरह से रखा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन और इस एरिया के नॉर्मल के डायरेक्शन के बीच के एंगल पर। तो अगर मान लीजिए फिलहाल हमने इस एरिया को ऐसे रखा है, तो देखो ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस एरिया से होकर क्रॉस करेगा। हमने इसके फील्ड में इसको डाल दिया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आप देख रहे हो 2 डायमेंशन, ऐसे तो होगा नहीं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर तरफ निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है, और जैसे ही इसमें लाके हम प्लेस करेंगे ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे होकर निकलना चाहेगा, इसके अंदर से इसको चीरता हुआ निकलेगा, इसके अंदर से होकर निकलेगा। तो हम देखेंगे इसके अंदर से निकलने वाला कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से नॉर्मली होकर क्रॉस किया। नॉर्मली कहने का मतलब, जैसे मान लो ये था हमारा एरिया जिसे हमने उसके अंदर प्लेस किया, ठीक है, और ये था इस एरिया का नॉर्मल, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमें देखना होगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नॉर्मली निकला, मतलब इसके साथ इस सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर क्रॉस किया, उसी को हम लोग इस सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया will be defined as the numbers of electric field lines crossing normally to the surface। डेफिनेशन हमने लिखवा दिया था और हमने आपको समझा भी दिया। हम ये भी बात आपको साथ ही साथ कह रहे हैं कि हमेशा एकदम नॉर्मली हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी जरूरी नहीं, कुछ एंगल भी बना सकता है। और हम लोग फ्लक्स को डिनोट करते थे फाई से। हमने पिछले लेक्चर में बताया फाई से डिनोट करेंगे फ्लक्स को, और हमने कहा था कि आप पूरे एरिया के लिए अगर फ्लक्स निकालोगे, पूरे एरिया के लिए,
तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट करना होगा ई डी एस कॉस थीटा, या इसी को हम लोग कह रहे थे ई डॉट डी एस। तो ये फ्लक्स को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। अगर कोई बोले फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ किसी सरफेस एरिया के लिए, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, तुमको फ्लक्स मिल जाएगा। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और डॉट को तोड़ोगे तो cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किससे देखते हैं? नॉर्मल से। तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है फ्लक्स निकालने का। या तो आप उसको इस तरह से लिखो, छोटे से एरिया के लिए ई डॉट डी एस, छोटा सा एरिया है, अगर पूरा एरिया ए है तो उसके लिए ई ए कॉस थीटा। देखिए इंटीग्रेट करने के बाद मान लो ऐसा आ गया, आपने पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मेरा कांस्टेंट वो बाहर चला गया, और पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कितना आ गया? ए, तो ये फॉर्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? एंगल है ई और ए के बीच का। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तो मान लो हम कुछ स्पेशल केस लेते हैं। मान लो थीटा बराबर केस 1, ये हमने पिछली बार आपको दिखाया नहीं था। केस 1 मान लो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। 180 डिग्री वैल्यू कितना? -1। तो 0 या 180 पे सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस या माइनस में आएगा, वैल्यू वही आएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और ये होगा मैक्सिमम, क्योंकि 0 डिग्री पे cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यानी कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, इस चीज को ऐसे समझो, नॉर्मल जिधर नॉर्मल है उधर ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। फ्लक्स हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, केस 2 में ऐसा हम बताते हैं, थीटा अगर मान लो 90 डिग्री हो जाए, तो आपका फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 90, सबको पता है कॉस 90 0 0 हो गया, समझना, 0 फ्लक्स मिनिमम। यानी कहने का मतलब ये, कोई अगर हमसे पूछे कि किसी भी सरफेस एरिया से फ्लक्स की वैल्यू 0 कब होती है, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको कहे कि यहाँ पे फ्लक्स 0 है तो एंगल कितना होगा, उल्टा भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री, तो फ्लक्स वहां क्या होता है? 0। अब इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे समझें? ऐसे समझिए, मान लीजिए ये x, ये मान लो y और ये मान लो z, ठीक है। मान लो तुमने एक एरिया को रखा एक्स वाई प्लेन में, समझना अच्छे से, एक एरिया को हमने किधर रखा? एक्स वाई प्लेन में, यानी जो मेरा एरिया है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका नॉर्मल किधर होगा? नॉर्मल ऐसे होगा, इसका नॉर्मल ऐसे सीधा होता है, तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन किधर हो गया? जेड की ओर। इसका नॉर्मल किधर हो गया? जेड की ओर। अगर इस एरिया को दिखाना हो तो देखो एरिया को कैसे दिखाएंगे, मान लो वैल्यू है ए, और इसका नॉर्मल, पहले क्या लिखते हैं वेक्टर का? पहले मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, तो नॉर्मल किधर आया? जेड की ओर। के क्या एरिया तो मेरा हो गया ए इंटू के क्या, क्योंकि एरिया का नॉर्मल किधर आ गया? जेड की ओर। अब मान लो एग्जाम में कहते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो 20 के कैप है, समझना ऐसे, 20 के कैप है, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया भी है, यानी दोनों के बीच में एंगल कौन सा? पहला केस हो गया 0 डिग्री, दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों का साइड देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इस केस में फ्लक्स मेरा मैक्सिमम। लेकिन अगर मान लीजिए वो कह देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जी 20 आई कैप, अब समझना, आई कैप और एरिया के कैप, तो आई कैप और के कैप के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो आप समझना इसको ऐसे कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ब्लैक मार्कर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किधर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? आई कैप, एक्स की ओर, और जो मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन था वो जेड की ओर, इधर ये नॉर्मल एरिया वेक्टर जेड की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई की ओर। कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट यहां पे कह देना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा?
जीरो। तो इतनी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। फिर से हम बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल मतलब है, डेफिनेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया नॉर्मली टू इट व्हेन वी प्लेस एरिया इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया को डाल दें तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली ही वहां पे उस फ्लक्स का वैल्यू देता है, जिसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जिसमें हमने आपको दो केस बताया कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर एंगल जीरो बन जाए फ्लक्स मैक्सिमम, और अगर 90 डिग्री बन जाए तो फ्लक्स जीरो। ये आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम यूज करेंगे। याद रखिएगा ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है ये हम आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। वहां हम ये नहीं देखेंगे, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे फॉर्मूला लगा के, हम सीधा देख लेंगे ई में ए में जहां एंगल 90 बना हम कहेंगे उधर कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। हम सीधा किसको खोजेंगे, जहां एंगल जीरो बने या कुछ बने, 30 बने 60 बने, तो वहां कैलकुलेट करेंगे। 90 बनेगा तो सीधा फ्लक्स क्या कर देंगे, जीरो। अब यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है कि हमने आपको एग्जांपल दिया 2 डायमेंशनल सरफेस एरिया का। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2D में 3D में सवाल बदलेगा, कॉन्सेप्ट फर्क आएगा। तो अभी हमने आपको कैसा एरिया दिखाया, 2 डायमेंशनल, यानी ये जो हमने इंटीग्रेट किया ना, 2 डायमेंशन में इंटीग्रेट किया हमने इसको, तो ये आया। तो एक फॉर्मूला तो हमें फ्लक्स का मिल चुका। अब हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लो। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर, और गॉस थ्योरम किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आसान कर देता है वो बात अभी आपको यहाँ समझ में आएगी। देखिए हमने आपको ये बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आपके पास मैथमेटिकली एक फॉर्मूला अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, या उसे आप इलेबोरेट कीजिएगा तो आगे बढ़ाइएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया गया जहां पे वो फॉर्मूला लगाने पे चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मतलब वहां उस फॉर्मूला से भी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट होगा लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसको आसान बनाने के लिए गॉस ने एक थ्योरम दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात है वहां चार्ज होगा। अभी हमने आपको चार्ज बना के दिखाया था, क्योंकि चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने एक एरिया रखा, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस की वही वहां पे फ्लक्स का वैल्यू हुआ। तो इन्होंने कहा, गॉस थ्योरम में इनका कहना यह है कि यदि आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी चार्ज के द्वारा, मान लो क्यू चार्ज के द्वारा आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहले इस क्यू चार्ज को एक 3 डायमेंशनल सरफेस में आपको बंद करना होगा। सोचिए, मान लो ये चार्ज, और हम कहें इस चार्ज को क्लोज करो, क्या आप सर्कल बना के क्लोज कर दोगे? सोचो ना, इसके अगर हमने एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल क्लोज होगा, कभी क्लोज नहीं होगा। अगर इस चार्ज को क्लोज करना है तो हमें स्फीयर बनाना होगा, ये स्फीयर का 3 डायमेंशन में, यानी आपको क्या देना होगा यहाँ पे, स्फीयर। हम लोग भले ही ऐसे बना देते हैं तो उसको सर्कल नहीं समझना, वो क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, तो गॉस का कहना ये था, गॉस थ्योरम में कहना ये था कि अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप देखो कि जितने चार्ज से कैलकुलेट, आप जो चार्ज का फ्लक्स आप कैलकुलेट करो, पहले वो चार्ज किसी 3D सरफेस में क्या होना चाहिए, बंद, इनक्लोज होना चाहिए। तो हमारे सामने में कितना चार्ज बन है, तो क्यू, और बहुत ही आसान फॉर्मूला होगा, उसको डिवाइड करा दीजिए एप्सिलॉन। कितना से डिवाइड करा दिया, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या इसको बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, चार्ज इनक्लोज्ड 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, तो 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यानी इस गॉस थ्योरम में क्लोज्ड सरफेस का नाम आता है। चार्ज को कहां बंद करना है भाई, क्लोज्ड सरफेस में। वहां पे क्या था, 2 डायमेंशनल सरफेस था, यहां पे क्या आ गया, क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल सरफेस। यानी यहां पे नंबर्स ऑफ ओपन सरफेसेस या नंबर्स ऑफ सरफेसेस फॉर्मिंग दैट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विल बी इंक्रीज्ड। सीधी सी बात है, आपको हम एक 3D का एग्जांपल देते हैं, सिंपल, आप इसको ऐसे समझो। मान लो हमारे पास में यह एक क्यूब है, क्यूब कैसा ज्योमेट्री होता है, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज को रखा गया, समझिएगा अच्छे से, सेंटर पे एक चार्ज को रखा गया। पहले हमने स्फीयर में रखा था, वो हमने इस क्यूब में रखा, और हमसे पूछा जाए बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है कितना। तो अगर हम पिछले फॉर्मूला से जाए, वो क्या कहता था, फाई बराबर ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन। तो हमें करना क्या होगा, देखो इस क्यूब में
टोटल नंबर्स ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, 4 हो गया, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, टोटल 6 फेस है। यानी अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, तो हमें ये फॉर्मूला ds को कितना बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 6 टाइम्स। 6 सरफेस है ना, देखो ये चार्ज है, हर तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बाहर भी करेगा, अंदर भी करेगा, हर तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, और हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एरिया को क्या करते हुए निकल रहा है? क्रॉस करते हुए। तो हमें समझना पड़ेगा किस फेस से कितना फ्लक्स है, फिर सारे फेसेस से, 6 फेसेस से फ्लक्स इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, और फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आपका यही आएगा। तो अगर आपको गॉस थ्योरम क्लियर है तो हमें इतना ये फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करने की जरूरत वहां तो नहीं पड़ेगी। हम सिंपली देखेंगे कितना चार्ज बन हुआ भाई, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर एक एक फेस से निकालेंगे 6 फेस से, तो भी आंसर हो जाएगा। सेम बात यहाँ पर, स्फीयर है, यहाँ पे छोटा सा सरफेस लेना ds, उसको इंटीग्रेट करना, हमने शायद लेक्चर नंबर 9 में बताया भी था। आंसर क्या आएगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर आपको गॉस थ्योरम का यूज करना ढंग से आता है तो आप लेंदी क्वेश्चंस को भी, जो कि ये फॉर्मूला लगाने से जो लेंदी हो जाएगा, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप देखते आंसर बता सकते हो, देखते के साथ आंसर कितना हो, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये जो फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम से जो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्फीयर है, दोनों जगह तो फ्लक्स का वैल्यू तो सेम है ना यार। लेक्चर नंबर 9 में भी हमने आपको 4-5 ज्योमेट्री बना के दिखाया था, सब जगह फ्लक्स का वैल्यू सेम। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इस सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है कितना चार्ज बनते हैं उस पर, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सरफेस पे वो डिपेंड नहीं करता कैसा ज्योमेट्री है, यानी ये जो 3 डायमेंशनल ये जो क्लोज सरफेस है इस पे वो डिपेंड नहीं करता। अब एक और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात जो बार बार आएगा, हमने कहा चार्ज बंद होना चाहिए। अगर मान लो चार्ज बंद नहीं है फिर भी आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, तो आपको एक इमेजिनरी सरफेस बनाकर, इमेजिनरी 3 डायमेंशनल सरफेस बनाकर आपको पहले उसे बंद करना होगा। जैसे मान लो कोई कहे कि मेरे पास में एक लाइन है, उस पर चार्ज है, फ्लक्स कितना होगा, तो पहले हमको इसको बंद करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सिलेंडर भी इस लाइन को इजीली अपने अंदर पैक कर सकता है, बंद कर सकता है। तो वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। यानी अगर आपको गॉस थ्योरम का यूज करना है तो चार्ज को सरफेस में बंद करना पड़ेगा, और वो सरफेस कैसा होगा? क्लोज होगा, 3D होगा। क्लोज नहीं होगा तो बंद ही नहीं कर पाएगा। और इसी सरफेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। वही इमेजिनरी सरफेस जो तुम बनाते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। यानी अब कुल मिलाकर हमारे पास फ्लक्स को कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, और एक है चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट का क्या इंपॉर्टेंस है, अभी आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी का कुछ सॉल्व करके दिखाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। इतनी बातों को आप नोट कर लेना। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। अगर आपको गॉस थ्योरम क्लियरली सब कुछ समझ में आता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजी ढंग से सॉल्व कर सकते हो। देखो कहता है क्वेश्चन में एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का। चार्ज कितना है भाई? 2 माइक्रोकूलम का, मतलब इतना कूलम हो गया, -6 से गुना कर दिया। इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। मान लीजिए मेरे पास, देखो इसने वर्ड क्या यूज किया? क्यूबिक गॉसियन सरफेस। हमने कहा था कि अगर कोई चार्ज ओपन, आपको वहां पे गॉस थ्योरम लगाना है तो उस चार्ज को किसी गॉसियन सरफेस में, किसी 3 डायमेंशनल सरफेस में बंद करना पड़ेगा। इसने उस सरफेस का नाम दे दिया क्यूबिक, जो भी हमने आपके सामने बनाया था। ये देखो क्यूबिक, इसके अंदर में एक चार्ज बंद है। अब उस 9 सेंटीमीटर उसका एज है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये बस ऐसे ही आपको भ्रमित करने के लिए दिया, उस डाटा का कोई यूज नहीं है। अगर सेंटर पे कोई चार्ज है और हमसे अगर फ्लक्स पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम सभी को पता है फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज कितना है भाई? Q, और सीधा उसको डिवाइड लगा देंगे किससे? एप्सिलॉन नॉट से। तो हमें उतना कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 10 पे पावर -12। इसे आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। चार्ज हो गया कूलम में, और इसका हमने आपको क्या यूनिट बताया था? न्यूटन पर कूलम मीटर। देखिए कितना इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना छोटा क्वेश्चन उससे भी छोटा सॉल्यूशन। अगर आपको फ्लक्स आता है तब, अगर आप उस फॉर्मूले से जाओगे E.ds तो लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही नहीं।
फॉर्मूला ही यहाँ लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देता तो फॉर्मूला को हम लगाते हो निकालते। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1.1 कहता है, मान लो हमारे पास में एक स्क्वायर है, देखो ये कुछ देर के लिए हम इसको एक स्क्वायर बना दिए, ले ये जितना लेंथ उतना विड्थ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसके एज से कितना ऊपर? 5 सेंटीमीटर ऊपर। 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है। पूछता है इससे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस सरफेस को क्रॉस करेगा। पूछ रहा होगा कितना फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिया नहीं, वो वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। जो फॉर्मूला लगेगा वो आपके सामने गॉस थ्योरम से ही बनेगा। लेकिन गॉस थ्योरम के लिए हमने आपको कंडीशन क्या बताया था? गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? बंद। क्या करना पड़ेगा? बंद। तो ये बताओ, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर में एक चार्ज है, इस चार्ज को बंद करना है तो क्या ड्रॉ करेंगे तो बंद हो जाएगा? आपको बनाना पड़ेगा खुद से। आगे के सवालों में आपको वो गॉसियन सरफेस, इसको चार्ज को बंद करने के लिए खुद से लेना होगा, सोचना पड़ेगा कैसे बंद होगा। तो आप सोचो यहां क्या ड्रॉ कर दे तो बंद हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसको एक क्यूब बना दें, अगर हम इसको क्या बना दें, अगर हम इसको एक क्यूब बना दें तो मेरी समझ में ये चार्ज जो है वो बंद हो गया। यानी स्क्वायर है, उसके चारों तरफ 5 फेस और जोड़ दो। अब ये जो चार्ज था क्यूब के अंदर आ गया, और क्यूब के अंदर फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है? क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट। चार्ज दे रखा है, कितना है भाई? चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो इतना 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो देखो ये जो फ्लक्स की वैल्यू आई, हम लोगों ने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये फ्लक्स हम लोगों ने निकाला इस पूरे क्यूब से। समझिएगा क्वेश्चन को। हम लोगों ने किया क्या? चार्ज को हम लोगों ने क्यूब के अंदर इनक्लोज कर दिया, क्योंकि हमको चार्ज को इनक्लोज किए बिना ये फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने चार्ज को तो कर दिया इनक्लोज। अब ये जो फ्लक्स की वैल्यू आई हमारे पास में, ये पूरे क्यूब से आई, पूरे क्यूब से। और आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से निकालना है। तो अब आप सोचिए इस क्यूब में कितना स्क्वायर होगा। सोचिए इस क्यूब में कितना स्क्वायर होगा? तो 6 स्क्वायर होगा। तो जो वैल्यू आया फाइनल वैल्यू तक जाने के लिए उसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 6 से। यानी अब आपका जो रिजल्ट है फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर क्या होगा? ये वैल्यू जो है वो पूरे क्यूब से आएगी। जो वैल्यू पूरे क्यूब से, इसको कितने से डिवाइड कर दो? 1/6 से। 1/6 इंटू कितना वैल्यू है? 10 पे पावर ये -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेना, यही आपका आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो पूरा कैलकुलेट हम करेंगे नहीं, आप उसको कैलकुलेट करके और एनसीईआरटी से इसका आंसर मिला। देखो निचोड़ क्या है इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने जो भी कैलकुलेट किया और अभी तक जो भी सीखा उसे समझ में ये आया कि अगर मान लीजिए हमें चार्ज ओपन दिया हुआ है और आपको अगर गॉस थ्योरम लगा के निकालना है वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे E.ds लगा नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं, चार्ज दिया है, तो लगाना तो गॉस थ्योरम से ही काम बनने वाला है। तो गॉस थ्योरम अगर यूज करना है तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और चार्ज को बंद करने के लिए कैसा सरफेस चाहिए? 3D सरफेस। तो हमने यहाँ पर वो 3D सरफेस क्या बनाया है? क्यूब। हो सकता है कहीं आपको वो 3D सरफेस बनाना पड़े सिलेंडर, हो सकता है कहीं पे वो 3D सरफेस हो जाए सॉलिड स्फीयर। तो बात को ऐसे समझना है कि आपको जो गॉसियन सरफेस है, जो 3D सरफेस है, वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। समझ गए? यानी आपको गॉसियन सरफेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। बोर्ड पे टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन इस टॉपिक को समझाने से पहले थोड़ा सा हम फिर से अतीत में जाएंगे। अतीत कहने का मतलब 200-400 साल पहले नहीं, जस्ट कुछ लेक्चर पहले जाते हैं। हमने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर हमने आपको पढ़ाया कूलम्स लॉ, नहीं पहले हमने कूलम्स लॉ पढ़ाया, फिर आपको हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही जगह हमने आपको बार बार जो फॉर्मूला दिया वो पॉइंट चार्ज के लिए दिया। समझना अच्छे से, हमने जो भी आपको फॉर्मूला दिया वो किसके लिए दिया? पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अब ऐसा सोचो पॉइंट चार्ज ना हो
हमसे कहा यह जाए कि हमारे पास में एक स्फीयर है और उसके अंदर में चार्ज भरा हुआ है, ठोस स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, चार्ज भरा हुआ है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जरा निकालो। हमसे कोई कह दे मेरे पास में एक पतला चादर है, जैसे मान लो ये मान लिया मेरे पास में एक पतला चादर है, ये शीट। अब इस शीट को हमने पूरी तरह से चार्ज से भर दिया। देखो तुम्हारे सामने चार्ज किसको हम भर देते हैं, पूरा इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया। अब हमसे कहा जाए कि लो अभी शीट तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अब इसके लिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के देखो। इसके लिए इसका ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, समझिएगा अच्छे से, क्योंकि यही चीज जाएगा कैपेसिटर, चैप्टर नंबर 2 में। तो वहां पे जो फॉर्मूला था, E बराबर 1/4πε/Q/r², वो अब काम नहीं आने वाला है। उसका यूज होगा, लेकिन कैसे यूज होगा उसको समझना पड़ेगा। देखिए, यानी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, Q/r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी भी सोर्स चार्ज Q का। अगर मान लो कैपिटल Q लेते थे तो कैपिटल Q कर देना है। किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन वो कैसा चार्ज था, पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज था, पॉइंट चार्ज। हम लोग पढ़ रहे थे दो चार्ज होता था, Q1 Q2, दूरी होती थी R। हम कहते थे फोर्स कितना होगा भाई, K Q1 Q2/r²। तो ये दोनों फॉर्मूला का लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर ही एप्लीकेबल है। इसका एक लिमिटेशन और है कि ये फॉर्मूला फोर्स निकालने का वहीं पे लगाना जब ये जो दूरी है ना चार्ज के बीच का, वो 10⁻⁻15 से ज्यादा हो, यानी 1 फरमी से ज्यादा हो। उसके अंदर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। कितना भाई, 10⁻⁻15 मीटर। इससे दूरी ये ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम दूरी होगी ना तो तुम चले जाओगे न्यूक्लियस के अंदर, ये लगभग उसके रेडियस के बराबर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता है, वहां न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो कूलम्स लॉ का चलिए आपको मैंने चलते चलते 2 लिमिटेशन समझा दिए। पहला लिमिटेशन पॉइंट चार्ज पे यूज करना, दूसरा लिमिटेशन डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम देन दिस वैल्यू। ओके, लिख भी लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मान लिया जाए हमें क्या है, हमारे पास में 2 रॉड, लो भाई ये भी पॉजिटिवली चार्ज होके आ गया और ये भी पॉजिटिवली चार्ज होके आ गया, और दूरी दोनों के बीच का है R। दूरी कितनी है, R। अब हमसे कहा जाए बताओ दोनों रॉड के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो अब ये फॉर्मूला आपको वहां कोई मदद करने वाला नहीं है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली इसका यूज करके फोर्स नहीं निकाल सकते। इनडायरेक्ट वे में डिफरेंशियल फॉर्म में ये काम कर जाएगा, लेकिन एकदम डायरेक्ट दोनों का चार्ज उठाए और ये फॉर्मूला लगा दिए, ये काम नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा कुछ चार्ज डेंसिटीज का, और वो कैसे होता है अभी आपको हम करके दिखाते हैं। अगर आप इतनी बातें नोट कर ली हैं तो हम उसको इरेज करते हैं। देखिए, ये बात तो हमें पता चल गई कि जो कूलम्स लॉ में हमने फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा, वो सब पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल था। अगर किसी आर्बिट्रेरी शेप का कोई चार्ज बॉडी मिल जाए तो वहां पे ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन थी। अब मान लीजिए हम कह देते हैं चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो चार्ज को 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मान लो चार्ज को तुम किसी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो सिर्फ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 डायमेंशनल। कितना होगा, 1 डायमेंशनल। अगर मान लो तुम किसी प्लेन शीट पर, किसी चादर पे चार्ज को बिखेर देते हो तो वो हो जाएगा 2 डायमेंशनल। और अगर मान लो किसी स्फीयर के अंदर चार्ज को एकदम भर दो, पैक कर दो, तो वो हो जाएगा 3 डायमेंशनल। यानी जो चार्ज होगा वो 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यानी अगर हमें चार्ज डेंसिटीज पढ़नी है तो उसका 3 फॉर्मूला होगा। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला होगा उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ये कहता है अगर मान लो किसी भी लाइन पर कर्व हो चाहे स्ट्रेट हो, उससे मतलब नहीं है, अगर चार्ज को बिखेर दिया जाए तो चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर कोई आपसे पूछता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे किससे डिनोट करोगे, लैम्डा से। लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/L। अगर मान लीजिए इस पे चार्ज कितना आया, Q, और इसकी लंबाई कितनी हो, L, तो हम लैम्डा को कैसे डिफाइन करेंगे, Q/L। मान लो किसी क्वेश्चन में लैम्डा दिया, ऑब्जेक्टिव को भी देता है, लैम्डा दे देगा और कह देगा कि 5 सेंटीमीटर पे ये चार्ज फैला हुआ है, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो Q बराबर फॉर्मूला बना देना लैम्डा इंटू L। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा इसका, या मान लो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाओ,
मान लो चार्ज का वैल्यू अगर बहुत कम हो जाए डी क्यू, तो लेंथ भी उसी के हिसाब से बहुत कम हो जाएगा डीएल। तो लेमडा बराबर डी क्यू बटा डीएल भी चलेगा अगर हम डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करेंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर, चार्ज का कूलम्ब, लेंथ का मीटर। दूसरा केस है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो सकता है हमारा जो चार्ज है वो किसी एरिया पर फैल जाए। मान लो ये कोई एरिया है, किसी भी तरह कोई सरफेस एरिया, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो उसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, सिग्मा से। और ये क्या होगा, जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे ही चार्ज पर यूनिट लेंथ की बजाय एरिया, 2 डायमेंशन में चले जाना, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर मान लो चार्ज बहुत कम हुआ तो डी क्यू बटा डी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो चार्ज क्यू है, एरिया ए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्यू बटा ए। अब कोई पूछेगा कि ये लेमडा का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो किसी रॉड पे हो सकता है। कोई रॉड अगर आपको दे दे, किसी लाइन, कोई स्ट्रिंग कहीं किसी धागे पे हमने चार्ज को फैला दिया, तो वहां पे आप लेमडा के टर्म में चार्ज को लिख सकते हो। अगर कोई कह दे किसी रिंग के सर्कमफेरेंस पे हमने चार्ज को फैला दिया, वहां पे भी लेमडा का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी आर्क पे कर दे इटीसी, तो वहां पे आप लोग लेमडा लेकर के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा जाए, ये कहाँ कहाँ यूज होगा, तो इसके एग्जाम्पल में है आपका कोई भी प्लेन शीट, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हॉलो स्फीयर, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हॉलो सिलेंडर है, उसके पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज है, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं इट इज। इन सारी बातों को नोट कीजिए। देखिए तीसरा वाला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने 1 डायमेंशन में देख लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर मान लो कि चार्ज 3 डायमेंशन में फैला हो, लेंथ पे भी हो, विड्थ पे भी हो, हाइट पे भी हो, तो वहां पे क्या यूज करना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम लोग रो से डिनोट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्फीयर है, उसके अंदर में हमने चार्ज को पूरी तरह से पैक कर दिया। अब इसके अंदर में चार्ज हमने कितना दे दिया है भाई, क्यू, वॉल्यूम कितना है, वी। तो पूछेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैसे डिफाइन करोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिनोट करोगे रो से। रो बराबर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बहुत कम हुआ तो डी क्यू, और डी भी यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। इसका यूज आप लोग सॉलिड स्फीयर में कर सकते हो। देखो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं उस ओर सिलेबस में जहां अब चार्ज एक पॉइंट पे रहने वाला नहीं, चार्ज अब फैलने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो चार्ज जब फैलेगा तो ये तीनों फॉर्मूला का हमको वहां पे यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण निकालना पड़ेगा। और अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तब आपको मदद करेगा गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। इन सारी चीजों का यूज कर करके हम लोग उस तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग को यहां से पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर रहेगा, या आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम। याद रखिएगा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गॉस थ्योरम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, आप सारे एप्लीकेशन को अच्छे से देखना। सबसे पहला एप्लीकेशन अब आपके सामने आने जा रहा है, पहले आप इसे नोट कर लो। देखिए बोर्ड पे हमने टॉपिक लिख दिया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसका सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमने पहले ही कहा था 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। और जब बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में ये डेरिवेशन आएगा तो आप सिर्फ डिराइव तो करेंगे नहीं, कुछ इसके बारे में लिखना भी होगा। तो जो भी लिखना है वो आपके सामने बोर्ड पे है। हम बार बार क्लास में कहते थे 2-4 ने लिखना जरूर उसके बारे में जो तुम करने जा रहे हो। तो हम करने क्या जा रहे हैं, कंसीडर अ थिन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। यानी हमने क्या किया है, हमने एक वायर लिया है जिसकी लंबाई क्या है, इनफाइनाइट, और किस एक्सिस के अलोंग है ये, वाई एक्सिस के अलोंग, और इसके ऊपर में क्या है, चार्ज। ठीक है, एक वायर स्ट्रेट, इनफाइनाइटली स्ट्रेट, पतला तार, चार्ज पूरा उसके ऊपर बिखरा पड़ा है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने कहा था कि अगर किसी लाइन पे चार्ज बिखरा पड़ा हो तो वहां पे तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करना। क्या यूज करेंगे,
लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो हमने लिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लैम्डा इज प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस, वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। मान लीजिए किसी भी डिस्टेंस आर पर, यहां पर किसी पॉइंट पी पर हमसे कह ये दिया जाए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो इस वायर के कारण, क्या प्रोसेस होगा, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, समझते हैं। हमने कहा था कि जब कभी भी आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना हो, क्योंकि उसके बिना यहां काम चलेगा नहीं, तो चार्ज को क्या करना होगा, चार्ज को क्या करना होगा, बंद। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, वही लैम्डा है, याद रखिएगा। और अगर ये लाइन चार्ज है तो इसको बंद करने के लिए जिस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को सेंटर मानते हुए, ये मान लो वायर है, पतला वायर है, और इसको अगर हमें पैक करना है तो इसके अगल बगल एक सिलेंडर ड्रॉ करना होगा, तब ना पूरा बंद होगा। और उस सिलेंडर के हर पॉइंट पे क्या होगी, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण एक जैसी होगी, यानी सिमेट्रिकल हो जाएगा, आसान होगा वहां पे गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालना। यानी अगर आपको किसी वायर को बंद करना है तो आपको वहां पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सिलेंडर। याद रखिएगा, कभी भी वायर का केस आ जाए और उसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, गॉस थ्योरम वहां पे अप्लाई करना हो, तो आप उस वायर को बंद करने के लिए उसके अगल बगल में एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करोगे, है नहीं, लेकिन यूज करना है फॉर्मूला का, तो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। उस इमेजिनरी सरफेस का शेप कैसा होगा, सिलेंडर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो हमको इसे बंद करने के लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे सिलेंडर। देखो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, डॉटेड क्यों, सबको समझ में आ रहा, क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये रियल में नहीं है। इस सिलेंडर का रेडियस वही होगा जितनी दूर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए, ये हमने गॉसियन सरफेस कर दिया ड्रॉ, ओके। अब ये चार्ज इतना दूर हो गया बंद, हम लिख भी देते हैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इस पूरे लाइन चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूला है, एक तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स और एक गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के लिए हमने इंतजाम कर लिया है। आप लोग सबसे पहले काम करो, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन ज्यादा करना नहीं, आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। एग्जाम में ऐसे ही करना, पहले टॉपिक, फिर ये सारा बात, फिर ये फिगर, और अब यहां से कैलकुलेशन शुरू होगा। इसे पहले नोट करो। चलिए, अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखो, हमने ऑलरेडी यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दिया, जो कि सिलेंडर है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, कुछ लेंथ भी मान लेते हैं, लंबाई, सिलेंडर का हाइट, चलो एल मान लेते हैं। देखो एक काम करो, अगर आप गॉस थ्योरम नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन अगर तुम यूज करना चाह रहे हो यहाँ पे, या एक काम करते हैं, पहले हम लोग गॉस थ्योरम लगा लेते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, फाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पहले हम लगा दिया क्या, गॉस थ्योरम। अब हमको पता है, एज वी नो, चार्ज तो दिया नहीं, एज वी नो लेमडा इक्वल्स टू होता है चार्ज बाई लेंथ, होता है ना। देखिए आप यहां पे, इस हमको निकालना है गॉस थ्योरम अप्लाई किया इस सिलेंडर के अंदर। इस सिलेंडर की लंबाई एल, मतलब आपको इतना ही दूर के चार्ज से मतलब है, जितने दूर जाके निकालोगे उतना दूर चार्ज से मतलब रहेगा। तो फिलहाल हमें इतना ही चार्ज से मतलब है। तो आपको हमने बताया था कि लेमडा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जितना चार्ज होगा बाई लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज हमने मान लिया इतने दूर में, यहां से यहां तक चार्ज कितना बंद हुआ है, क्यू इनक्लोज हुआ है, क्यू आई एन, क्यू इनक्लोज, और लेंथ कितनी है एल, तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एल। तो यहां से क्यू इनक्लोज्ड मतलब चार्ज कितना बंद हुआ, लैम्डा इनटू एल। अब इस चीज को यहां पर रखते हैं तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल बटा एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा आ गया, यानी हमने गॉस थ्योरम का यूज करके फ्लक्स निकाल लिया। अब एक फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनीशन से दिया,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये आया, एक फॉर्मूला वहां से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, नेट आंसर आएगा। पहले आप इसे नोट कीजिए। देखिए हमने गॉस थ्योरम लगा लिया, अब हम लोग यहां पे लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डेफिनेशन से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन वो फॉर्मूला जो था वो ई डॉट डी एस, पहले वो कहता था छोटे से सरफेस पे निकालो, फिर उसको सारे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करो। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, हम इस पी पॉइंट पे एक छोटा सा सरफेस पहले मान लेते हैं डी एस। आप लोग अपने फिगर में यहाँ पे डी एस बना लीजिएगा, ये एलिमेंट्री सरफेस डी एस। इस सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा सरफेस माना डी एस, बाद में पूरे सिलेंडर के लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखना कैसे यहाँ पे वो डिफिनेशन वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ये हमारा एक एलिमेंट्री एरिया है ds। अब एरिया है तो उसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन के लिए क्या खींचना होगा, नॉर्मल। तो देखो इसका नॉर्मल किधर होगा, ये जो है एरिया वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो नॉर्मल इसका किधर होगा, x एक्सिस पे, यानी इसका नॉर्मल किधर हो गया, x एक्सिस पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड। तो ये रहा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी हम लोगों ने लिखा कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया ऑन द कर्व्ड सरफेस, सरफेस नहीं कर्व, गोल वाला, ऑन द कर्व्ड surface of cylinder, surface of cylinder that is ds। हम लोगों ने एक एलिमेंट्री एरिया लिया है कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर that is ds, then electric flux through this एलिमेंट्री मतलब छोटा एलिमेंट्री एरिया विल बी, कितना होगा, अगर एरिया छोटा सा है तो फ्लक्स भी छोटा सा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पे देखना है एंगल, क्या देखना है, एंगल किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में। तो देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही क्या है, एरिया वेक्टर है। तो इस केस में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। एंगल कितना बन गया यहाँ पर, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो फ्लक्स जो आया डी फाई बराबर आ गया ई डी एस। टू गेट टोटल फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर, टू गेट टोटल फ्लक्स वी विल इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, यहां पर हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटीग्रेशन। देखो ये लाइन का इंटीग्रेशन नहीं है, सरफेस का इंटीग्रेशन है, यानी सरफेस यानी कि 2 डायमेंशन, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन। कभी भी सरफेस का इंटीग्रेशन हो क्लोज बना देना, पूरे सरफेस को इंटीग्रेट कर लो, 2 डायमेंशन है। सिर्फ अगर एक ये सिंबल बना दोगे तो फिर हो जाएगा 1 डायमेंशन। तो हम लोग 1 डायमेंशन में काम नहीं कर रहे, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में इंटीग्रेशन होगा, तो आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बना देना। अब देखिए यहाँ पे आप आइए थोड़ा सोचते हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए वो तो कांस्टेंट है, तो ई का वैल्यू तो कहाँ आ जाएगा बाहर, ई का वैल्यू ले लिए बाहर, अंदर क्या रहेगा ds। अगर कोई आपसे पूछेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds तो क्या होना चाहिए, सोचो तुमने ds माना कहाँ है, ds कहाँ माना है तुमने, सिलेंडर पर। ds कहाँ माना है, सिलेंडर। तो अगर ऐसा ds पूरे सिलेंडर पे इंटीग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए, तो पूरे सिलेंडर का एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। अब सिलेंडर का एरिया 2 तरह का, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ ये कर्व पोर्शन, सिर्फ इसकी बात करेगा, इसकी बात। और टोटल सरफेस एरिया में दोनों सर्कल भी ऐड करते हैं, 2πr स्क्वायर, इसको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे क्या लें, सर्कल भी ऐड करके लेंगे, सिर्फ कर्व्ड वाला ही। तो याद करो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल पर। अगर एंगल 0 डिग्री है तो होगा, 30 है तो होगा, 60 है तो होगा। कब नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉर्मल में कितना डिग्री एंगल बने, 90। हमने आपको समझाया था फॉर्मूला क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया में 90 डिग्री एंगल बनने लगे तो क्या वहां पे फ्लक्स होगा, नहीं होगा। तो आप सोचो ना यहाँ पे
ऊपर वाला सर्कल सोचो, तो ऊपर वाले सर्कल का नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल किधर होगा, वाई एक्सिस की ओर। और देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही ना होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे ही होगा। आप लोग ये सब फिगर में बनाना बस हम समझाने के लिए बना रहे हैं, फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है, ये सब आपको फिगर में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, बस दिखा रहे कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आपको खुद ब खुद दिख रहा होगा ये दोनों जो सर्कल है ऊपर में 1 और 2, ये जो दोनों सर्कल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका नॉर्मल जो है वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल कितना बना रहा, 90 डिग्री, चाहे वो ऊपर वाला सर्कल हो चाहे वो नीचे वाला सर्कल हो। यानी ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, 0। यहाँ कोई फ्लक्स नहीं होगा ऊपर वाले सर्कल से, यहाँ से भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा इन दोनों से नहीं होगा, जो भी फ्लक्स होगा कर्व पोर्शन से होगा। किससे होगा, कर्व पोर्शन को ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली क्रॉस करेगा ना। देखो तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कर्व से ही से निकलता हुआ। यानी अगर कोई पूछेगा डीएस का वैल्यू क्या होगा तो क्या बोलोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कोई पूछेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो आपने लिखा हुआ है गॉसियन सरफेस। कितना होता है सभी को पता है, 2 पाई आर इंटू एच, हाइट तो हाइट नहीं है, एल है, 2 पाई आर एल। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कुछ इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले इतनी बातों को, तब हम इसको इरेज करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आंसर के बहुत ही करीब हैं। देखिए फाई इक्वल्स टू हो गया, ई बाहर हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन 2 से। तो दोनों का तो लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा है, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दीजिए। 2 पाई आर एल, वहां पे क्या गया था, लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। देखा जाए तो एल से एल क्या हो गया हमारा, कैंसिल। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है, E बराबर 1 बाई, ये 2 पाई नीचे चला गया, 1 बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर, लेमडा बटा आर। बहुत सारे बुक्स में इस फॉर्मूला को और इजी करके, क्योंकि आपको आदत है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू लेने का, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। तो E बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से यहाँ किए हैं इंटू, तो यहाँ भी करेंगे 2 लेमडा बटा। तो किसी भी थिन वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर या लेमडा बाई आर। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जिसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.23। क्वेश्चन कहता है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यानी उसने ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, आर की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर, मतलब इतना मीटर हो गया। अब कहता है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपसे लेमडा कैलकुलेट करने को उसने कहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो वही होता है, तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। जो फॉर्मूला हमने आपको जस्ट पढ़ाया उसी पे ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली बेस दे दो, कितना इजीली सॉल्व हो गया। आपको यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 × 10⁴। ये कितना होता है, 9 × 10⁹, 2 लेमडा तो हमें निकालना है और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻²। देखो यहाँ से 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 है, ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। और इधर में कितना है, 4, मतलब यहाँ में कितना बचेगा, 5, 5 और 2 7, 10 पे पावर 7। और ये 2 से 2 भी क्या हो गया हमारा, कैंसिल। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्या बचा, उधर चला जाएगा, तो लेमडा बराबर हो गया 10⁻⁻7। और यूनिट हमने आपको क्या बताया था, कूलम पर मीटर। देखिए ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसे नोट करो और कुछ बातें और सुन लो। देखो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होने जा रहा है, तो अब इसके आगे स्टॉप करना पड़ेगा।
कुछ क्वेश्चन हमने आपको पिछले लेक्चर में बनाने को दिए थे और कुछ लोगों ने उस क्वेश्चन को बनाकर भेजा भी है, कुछ लोगों ने थोड़ा कम भेजा है, कुछ लोगों ने उतना ज़्यादा भेजा है और कुछ लोगों ने उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे भी हैं। क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो हम अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन उन लोगों के द्वारा पूछा गया था हमारे होमवर्क में, वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर की टाइम फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका होमवर्क ये रहेगा, जो पिछला होमवर्क था लेक्चर नंबर 10 का, वही होमवर्क कंटिन्यू होगा लेक्चर नंबर 11 में। अभी आपको गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से खुद से ज़्यादा प्रॉब्लम ट्राई करने की जरूरत नहीं। अभी 1-2 लेक्चर में हम और इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे तो आपसे और ईजिली बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि वीडियो की जो टाइमिंग है वो लगभग अभी ऑन एवरेज 40 मिनट 45 मिनट रहती है। तो वो ऐसा इसलिए रहता है ताकि जो अगला लेक्चर अपलोड होता है वो 1 दिन के गैप पे होता है, तो आपको 2 दिन का समय लगभग मिल जाता है उसको देखने के लिए। तो आप लगातार देख करके चाहिए कि सारी बातों को समझ लें और दिमाग में बैठा रहे तो ऐसा होगा नहीं। तो अगर आपको 45 मिनट का वीडियो दिया जा रहा है तो आप उसको 2 सेगमेंट में देखिए, आधा देखिए, समझिए, उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए, फिर आगे देखिए तो भूल जाइएगा। और बीच में 1 दिन का गैप इसलिए दिया जाता है वीडियोस के बीच में ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना करके डाउट भेजिए और उस डाउट को फिर हम सॉल्व करके आपको दे दें। क्योंकि भले ही ये देखने में 40 मिनट का लेक्चर लगता हो या 50 मिनट का लगता हो, इसको बनाने में 40 या 50 मिनट की मेहनत नहीं है। इसको बनाने में लगभग 12-13 घंटा लग जाता है। बहुत सारा टेक्निकल इशू भी आता है क्योंकि सारी दुनिया भी नेट पर लगी हुई, नेट बहुत स्लो चल रहा है, अपलोड करने में 6-7 घंटे लगते हैं। तो आपका काम यहाँ से ये है कि आप सारी चीज़ों को ढंग से सीखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, डाउट पूछिए, गैप का पूरा यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि बस देखिए और फिर उसके बाद मूवी देखना शुरू कर दिया। तो ऐसा कीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा आपके पास समय भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था सरकार ने हर जगह करने को कहा है। तो इस बात से ही जाहिर होता है कि आपके सिलेबस के साथ भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है, या एग्ज़ाम का टाइम भी एक्सटेंड होगा या नहीं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो आप रेगुलरली बने रहिए, पढ़ते रहिए। होल एंड सोल्यूशन यही है, इसे नोट कर लीजिए और हम आपके डाउट्स को अगले वीडियो में क्लियर करेंगे।